हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो मैं लॉ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये लेबर लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है और इसमें रिसेंट ही 2017 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, जो कि काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स है। मैं सारा कवर करवाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी वीडियोज डेली आ रही हैं। लास्ट जो कॉन्टेंट मैंने अभी आपके साथ बनाया था वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पे बनाया था। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, वहां पे लेबर लॉज की आपको 60+ वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सीआरपीसी का मेरी 34 वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एविडेंस एक्ट और कंपनी लॉ की कंटेंट मिल जाएगा। कंपटीशन एक्ट का कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जरा मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट जो है इंडिया के अंदर, अगर मैं 1961 से पहले की बात करूं तो मैटरनिटी बेनिफिट सेंट्रल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 3 डिफरेंट कानूनों में रेगुलेट होते थे। मतलब जो लेडीज को, वुमेन को ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो बेनिफिट मिलते थे, रेम्यूनरेशन उसको मिलता था, तो वो 3 अलग अलग कानूनों से रेगुलेट होते थे। सबसे पहला था आपका माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1941, दूसरा था आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और तीसरा था आपका प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डील करता था, जैसे कि माइंस वाला माइंस के अकॉर्डिंग, प्लांटेशन वाला जो प्लांटेशन का एरिया होता है वहां पे जो वुमेन वर्क करती हैं, और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का अलग सेपरेट उसकी कंडीशंस थी। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी कि डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट रेट ऑफ बेनिफिट, 3 अलग अलग सेंट्रल लॉज में आने की वजह से जो मैटरनिटी बेनिफिट का एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था वो मिसिंग था। तो 1961 में जब हमने ये कानून पास किया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो इससे ये फायदा हुआ कि काफी सारे डिफरेंट किस्म के एस्टैब्लिशमेंट अब एक ही हेड के अंडर आ गए और एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ हमने डिजाइन किया। अब सवाल आता है कि हमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं और ड्यूरिंग द वर्क अगर वो जॉब के अंदर हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि डिलीवरी की डेट से पहले कुछ हफ्ते तक, ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स, वो छुट्टी पे जाएंगी। अब डिलीवरी के डेट के बाद ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स वो छुट्टी पे जाएंगी, क्योंकि उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती कि वो उस टाइम पे वर्क कर पाए किसी भी नेचर का। तो उस केस में हमने ये कानून बना के ये एश्योर किया कि उस टाइम पे एम्प्लॉयर उनकी जॉब को सैक ना करे, उस टाइम पे एम्प्लॉयर उनको रिट्रेंच ना करे, और एम्प्लॉयर उनको उनका जो भी वेजेस, जो भी उनका उस पीरियड का डेली वेजेस, जो भी उनका बनता है, उनका वर्किंग का वेजेस जो बनता है वो उनको मिलता रहे, और उस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी के ग्राउंड को यूज करके एम्प्लॉयर किसी भी वुमेन एम्प्लॉय को नौकरी से ना निकाले। तो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो अब चलते हैं हम लॉ के अंदर। ये लॉ मैं कंप्लीट करवाऊंगा 3 से 4 वीडियोस के अंदर, और मैं एक एक सेक्शन, एक एक सबसेक्शन, और 2017 की जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो भी मैं इसके अंदर कवर करवाऊंगा। सेक्शन 1 बात करता है कि इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो ये एप्लीकेबल आपके पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर वाला क्लॉज लास्ट ईयर आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद काफी सारे कानूनों से हट चुका है। उसके अलावा सेक्शन 1 बात करता है कि किन किन एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग नोटिफाई करने की पावर किसके पास है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो माइंस के रिगार्डिंग, जो माइंस, जहां माइंस का काम होता है वहां पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि एक्ट कब अप्लाई होगा। पॉइंट नंबर 2, जहां पे इक्वेस्ट्रियन या एक्रोबेटिक परफॉर्मेंस होती है, इक्वेस्ट्रियन मतलब घुड़सवारी वाली जहां पे परफॉर्मेंसेज होती है, उनके रिगार्डिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इनके अलावा अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट है तो उनके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट को नोटिफाई करेगी। ये सेक्शन 1 के अंदर आपका मेंशन है। अब चलते हैं हम सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 डिस्कस करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। देखिए, ये जो एक्ट है आपका, ये उस सारे एस्टैब्लिशमेंट पे, सारी फैक्ट्रीज पे, माइंस पे, प्लांटेशन पे अप्लाई होता है जो कि गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब जितनी भी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज है, जितनी भी गवर्नमेंट माइंस, प्लांटेशंस हैं, उन पे तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा ही। उसके अलावा ये एक्ट उन सारे एस्टैब्लिशमेंट पे, उन सारे जगहों पे अप्लाई होता है जहां पे इक्वेस्ट्रियन मतलब हॉर्स राइडिंग वगैरह या फिर एक्रोबेटिक परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं। दूसरी चीज, ये उस हर शॉप पे, हर एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है जहां पे 10 या उससे ज्यादा लोग इंप्लॉयड हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ्स पे किसी भी दिन। मतलब कि जिस दिन इस एक्ट को अप्लाई होना है उससे पिछले 12 महीने के अंदर किसी भी दिन अगर उस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग इंप्लॉयड हैं, 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो ये वाला मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उस शॉप पे, उस एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखना, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ईपीएफओ के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं नेट के, यहां पे जो अमाउंट, जो नंबर है वो 10 या 10 से ज्यादा है। जैसे कुछ एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे, कुछ कानून है जहां पे 20 या 20 से ज्यादा होता है, यहां पे आपके लिए 10 या 10 से ज्यादा है। अब यहां पे एक एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड दैट क्लॉज लगा हुआ है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई करवा सकती है, इस एक्ट को अप्लीकेबल करवा सकती है, और
उसके लिए 2 महीने का नोटिस सर्व किया जाएगा। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आप किसी नई स्टैब्लिशमेंट पे उसको अप्लाई करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको नोटिस सर्व करेंगे ना कि आज से आपकी स्टैब्लिशमेंट पे भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, आपको इसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 महीने का नोटिस अप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 कहता है कि जहां पे ईएसआई के लॉज लगते हैं वहां पे ये लॉ यूजुअली लगता नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, सेक्शन 5A और 5B, वो मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगा। तो 5A और 5B को छोड़ दें तो ये जो एक्ट के अंदर जो भी पोर्शन है वो आपके उन फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई नहीं होता जहां पे ईएसआई अप्लाई होता है। द रीजन बीइंग, आई टेल यू द रीजन, मैंने जब आपको ईएसआई पढ़ाया था तो वहां पे अलग से मैटरनिटी बेनिफिट का जो क्लॉज है वो वहां पे मेंशन है। आप मेरी वीडियोस लेबर डिस्क्रिप्शन चेक कर लें जरूर, लेबर लॉ की प्लेलिस्ट में पूरा 9 वीडियोस के अंदर मैंने ईएसआई का कंप्लीट इंटायर एक्ट कवर करा रखा है, वहां पे मैंने डिटेल में ये चीज बता रखी है। अब चलते हैं सेक्शन 3 विच इज अबाउट द डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 3A, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माइंस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं या फिर इक्वेस्ट्रियन परफॉर्मेंसेस या फिर एक्रोबेटिक परफॉर्मेंसेस के रिगार्डिंग बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसका मतलब किसी भी रूल को नोटिफाई करने के लिए, किसी भी प्रोविजन को नोटिफाई करने के लिए, किसी भी चेंज को ब्रिंग इन करने के लिए जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। दूसरी चीज, अदर एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पे अगली डेफिनेशन सेक्शन 3B, चाइल्ड की डेफिनेशन। चाइल्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड कौन है, क्या है, वो यहां पे मेंशन नहीं है, बस एक सिंगल वर्ड लिखा है, चाइल्ड इंक्लूड्स अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। स्टिल बॉर्न चाइल्ड का मतलब होता है जो डिलीवरी के बाद जो बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा है, द चाइल्ड हु हैज डाइड आफ्टर द डिलीवरी, तो वो आपका स्टिल बॉर्न चाइल्ड है, वो भी इसके अंडर कवर होगा। ध्यान रखना, उस केस में कितना मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा, कब तक का मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा, ये सारा मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोविजंस में। अब चलते हैं सेक्शन 3BA। अब 3BA इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2017 की आपकी अमेंडमेंट है। 2017 में इस पर्टिकुलर पॉइंट को इंसर्ट किया गया है। क्लॉज का नाम है आपका सेक्शन 3BA, स्मॉल में है BA। तो ये जो वर्ड है वो क्या है, पहले वो समझ लीजिए। कमिश्निंग मदर। कमिश्निंग मदर का मतलब क्या है? कमिश्निंग मदर इज अ बायोलॉजिकल मदर हु यूजेज हर एग टू क्रिएट एन एम्ब्रॉय इम्प्लांटेड इन एनी अदर वुमेन। मैं यहाँ पे आपको लॉजिक समझा देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर वुमेन ने अपने एग को किसी दूसरे लेडीज में, मतलब किसी सरोगेट मदर में इंप्लांट कराया, तो जिस मदर ने अपने एग को दिया है इंप्लांट करने के लिए किसी दूसरे वुमेन के अंदर, सरोगेट मदर के अंदर, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द कमिश्निंग मदर। मैं सरोगेट मदर की बात नहीं कर रहा, जिस मदर ने अपना एग यूज होने दिया है किसी दूसरे मदर के अंदर एम्ब्रॉय जनरेट करने के लिए, दैट मदर इज द कमिश्निंग मदर। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, जो मैटरनिटी बेनिफिट्स जो मिलेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा वो कमिश्निंग मदर को भी मिलते हैं। इसलिए यहां पे कमिश्निंग मदर की डेफिनेशन को अलग से 2017 के अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट किया। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सेक्शन कमिश्निंग मदर को डिफाइन करता है। तो सेक्शन 3BA डिफाइन करता है आपके कमिश्निंग मदर का। अमेंडमेंट क्या है? 2017 की। अगला डेफिनेशन, डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, सिंपल। नाउ कमिंग अपॉन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, सेक्शन 3D। एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो अगर हम किसी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी की बात करते हैं जहां पे गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट को, मतलब वहां पे जो भी व्यक्ति जो उसको सुपरवाइज करता है वो वहां पे एम्प्लॉयर कहलाएगा, या फिर जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा वो वहां पे एम्प्लॉयर कहलाएगा। उसके अलावा अगर हम किसी लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं, जैसे एमसीडी हो गया आपका, तो वहां पे जो व्यक्ति कंट्रोल करता है वो आपका कहलाएगा वहां पे एम्प्लॉयर, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका एम्प्लॉयर कहलाएगा। अगर किसी भी बंदे को अलग से अपॉइंट नहीं किया गया है तो उस लोकल अथॉरिटी का जो भी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। ये डेफिनेशन काफी सिमिलर है, काफी सारे जगह पे आपको मेंशन हो जाएगी, फैक्ट्रीज एक्ट में मिल जाएगी आपको इस किस्म की डेफिनेशन। उसके अलावा कोई दूसरा, अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, ये तो गवर्नमेंट वाले की बात हो गई, तो वहां पे जो भी व्यक्ति जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है अफेयर्स का, फैक्ट्रीज एक्ट आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे आपको इस किस्म की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो जिस व्यक्ति का अल्टीमेट कंट्रोल है उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, या फिर किसी भी नाम से आप उसको बुला लीजिए, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट, वो वहां का एम्प्लॉयर कहलाएगा। ध्यान रखना, यहां जो एम्प्लॉयर का डेफिनेशन है वो क्यों रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के सेक्शंस में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो वर्डिंग है लॉ की,
वो हर जगह लिखिए द एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे मैटरनिटी बेनिफिट अप टू सच एंड सच अमाउंट। तो वहां पे जो लायबिलिटी गिरती है वो एम्प्लॉयर के ऊपर गिरेगी। आगे के सेक्शन में अगर कोई पेनल्टी है तो वो एम्प्लॉयर के ऊपर गिरेगी। तो इसलिए हमें यह पता होना जरूरी है कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट में कौन आता है, किसको हम लायबल करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। अगली डेफिनेशन सेक्शन 3E एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट आपकी फैक्ट्री हो गई, एस्टैब्लिशमेंट आपकी माइंस हो गई, प्लांटेशन हो गई, वो सारी एस्टैब्लिशमेंट हो गई जहां पे इक्वेस्ट्रियन या फिर एक्रोबेटिक परफॉर्मेंसेस दी जा रही है, या फिर कोई शॉप्स इन एस्टैब्लिशमेंट, या वो सारी एस्टैब्लिशमेंट जिसपे सेक्शन 2A1 के अंदर आपका अप्लाई होता है ये वाला एक्ट। मैंने आपको जो एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट का सेक्शन 2 कराया था, तो वो जिन जिन पे अप्लाई होता है वो एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है, चाहे वो कोई शॉप हो या कोई अदर एस्टैब्लिशमेंट हो। उसके अलावा फैक्ट्री की डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट में, जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है वो फैक्ट्रीज एक्ट में फॉल करती है। इसके अलावा जो यहां पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 2HA मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहां पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब वही है जो आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंदर मीनिंग है। नाउ कमिंग अपॉन अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 2J मिसकैरेज। मिसकैरेज मींस the expulsion of the content of a pregnant uterus at any period prior to or during the 26th week of the pregnancy। कि अगर 26th week of pregnancy के दौरान या फिर उससे पहले भी if the content of the uterus मतलब जो फोटस है, जो बच्चा होने वाला है, if he is expelled then it means the miscarriage। मगर यहां पे वो मिसकैरेज नहीं आता जो आपके इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 312 से लेकर 318 का जो वो चैप्टर है ना, पूरा मिसकैरेज करवाना, वॉलंटरी करना, मिसकैरेज जबरदस्ती करवाना, वो सारा पूरा सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ द बॉडी, वो सारा जो एरिया है, अगर वो उसके अंदर पनिशेबल है तो वो वाला मिसकैरेज यहां पे फॉल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पे वो पनिशेबल है और वहां पे उसके अंदर पनिशमेंट मिलती है, इसलिए। उसके अलावा नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 2N वेजेस। वेजेस हेयर मींस कि जो भी रेम्यूनरेशन आपको कैश में वुमेन को मिलती है, पॉइंट नंबर 1 वो वेजेस है, यहां पे काइंड वर्ड का जिक्र नहीं है। दूसरा, सारे कैश अलाउंसेस जैसे कि आपका डियरनेस अलाउंसेस इंक्लूड है वेजेस के अंदर, और आपके हाउस रेंट अलाउंस भी वेजेस के अंदर इंक्लूड हैं। कई सारे एक्ट्स के अंदर हाउस रेंट अलाउंस जो होता है आपके वेजेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, मगर यहां पे हैं, ध्यान रखना। दूसरा, इंसेंटिव बोनस आपके वेजेस का पार्ट है, सेक्शन 2N में यहां पे क्लियरली मेंशन है, मगर यहां पे इंसेंटिव बोनस के अलावा कोई दूसरा बोनस वेजेस का पार्ट नहीं बनेगा। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड कर रखी हैं। उसके अलावा मनी वैल्यू, जो कि एक वुमेन को जो कंसेशनल फूड ग्रेन्स मिलते हैं, मतलब कम रेट पे, उसकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू वो भी आपका वेजेस का पार्ट बनेगी। मगर इसमें क्या क्या एक्सक्लूड है? सबसे पहला, कोई भी ऐसा बोनस जो इंसेंटिव बोनस ना हो, वो यहां पे वेजेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। दूसरा, कोई भी ओवर टाइम अर्निंग्स, वो वेजेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। तीसरा, इंप्लॉयर जो प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, वो वेजेस के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। चौथा, कोई भी ग्रेच्युटी जो एक एम्प्लॉय को मिलती है उसके सर्विस को टर्मिनेट हो जाने के बाद, वो आपके वेजेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, ध्यान रखना। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 कहता है नो एम्प्लॉयर शैल नोइंगली एम्प्लॉय अ वुमेन इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ अ डिलीवरी, मिसकैरेज और MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वुमेन को किसी अपने एस्टैब्लिशमेंट के अंदर उसके डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद, इमीडिएटली 6 हफ्ते बाद उसको काम पे नहीं रखेगा। मतलब कि अगर उसके, मान लीजिए उसका मिसकैरेज हो गया और मिसकैरेज होने के 6 हफ्ते के अंदर उसको काम पे नहीं रखा जाएगा, पॉइंट नंबर 1। अगर उसके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो वहां पे 6 हफ्ते, डिलीवरी होने के 6 हफ्ते बाद उसको काम पे नहीं रखा जाएगा। या फिर हमें मेडिकली टर्मिनेट करनी पड़ रही है प्रेगनेंसी, मतलब अबॉर्शन कराना पड़ रहा है किसी भी वजह से, तो उस केस में 6 हफ्ते तक उसको काम पे नहीं रखा जाएगा। द रीजन बीइंग, द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टाइमिंग ऑफ 6 वीक्स वो ये है कि वहां पे जो वुमेन है उसकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही कि वो वहां पे वर्क कर पाए किसी भी नेचर का, इसीलिए वहां पे 6 वीक का मार्जिन रखा गया। ऑलमोस्ट अगर आप लगाएं तो 1.5 महीना है, तो कि अगर डिलीवरी हो जाए या फिर मिसकैरेज हो जाए या फिर अबॉर्शन भी हो जाए, जिसको यहां पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का नाम दिया गया है, तीनों ही सूरतों में 6 वीक, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के 6 वीक बाद तक कोई भी इंप्लॉयर ये बात जानते हुए वुमेन को इंप्लॉय नहीं करेगा। दूसरी चीज, सबसेक्शन 2 सेक्शन 4 का ये कहता है कि नो वुमेन शैल वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ अ डिलीवरी, मिसकैरेज एंड द सेम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कि पहले में तो हमने इंप्लॉयर के ऊपर ड्यूटी डाली,
दूसरे में हमने उस वुमेन के ऊपर भी ये ड्यूटी डाली सबसेक्शन 2 के अंदर कि आप भी मतलब डिलीवरी के डेट के 6 हफ्ते बाद तक, या फिर अबॉर्शन मतलब मेडिकल टर्मिनेशन की डेट के 6 हफ्ते बाद तक, या फिर मिसकैरेज की डेट के 6 हफ्ते बाद तक आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इस्टेब्लिशमेंट में वर्क नहीं करेंगी। क्यों? ऑब्वियसली हेल्थ का रीजन है। थर्ड सबसेक्शन, थर्ड कहता है नो वुमेन shall on a request made by her be required by her employer to do during the work during the period which involves long hours of standing। अभी मैं पीरियड की डेफिनेशन आपको बताने वाला हूं कि कौन से पीरियड की, कौन से टेन्योर की टाइमिंग की बात हो रही है। अगर एक वुमेन ने अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करी है कि वो काम नहीं करना चाहती क्योंकि काम जो है बहुत ही आर्डुअस मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग है और वुमेन को लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है, और जिसकी वजह से इंपैक्ट ये पड़ेगा कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो इंटरफेयर हो सकती है, या फिर उसका फोटस जो है वो नॉर्मल डेवलप नहीं होगा। तो इस दो ग्राउंड पे अगर वुमेन रिक्वेस्ट करती है अपने एम्प्लॉयर को तो उसको उस पीरियड में काम करने नहीं दिया जाएगा। द रीजन बीइंग कि उसका कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, हो सकता है मिसकैरेज हो जाए, उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे कि वो उस चीज को एडवर्सली अफेक्ट करे उसके हेल्थ को। तो उस केस के अंदर वुमेन को काम करने नहीं दिया जाएगा अगर वुमेन रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं काम नहीं कर सकती। अब ये जो पीरियड है, मैं किस पीरियड की बात कर रहा हूं, क्योंकि डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक तो वैसे ही बैन है, वहां पे आप कर ही नहीं सकते, ना वुमेन काम कर सकते ना एम्प्लॉयर काम पे किसी को एम्प्लॉय कर सकता है। अब यहां पे जो पीरियड है वो सबसेक्शन 4 में डिफाइंड है। देखिए ये पीरियड जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो पीरियड है आपका डिलीवरी की डेट से 6 हफ्ते पहले। ध्यान रखना, मैं पहले की बात कर रहा हूं, बाद की नहीं। डिलीवरी की डेट से 6 हफ्ते पहले से 1 महीना पहले, मतलब कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेट पे डिलीवरी होनी है, 15 सितंबर को डिलीवरी होनी है, उससे 6 हफ्ते पहले, 15 सितंबर से 6 हफ्ते पहले से 1 महीने पहले, मतलब अगर उस दौरान जो उस 6 हफ्ते पहले से 1 महीने पहले के दौरान अगर वुमेन रिक्वेस्ट करती है कि मेरी हेल्थ कंडीशंस मुझे अलाउ नहीं कर रही है ये लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स तक काम करने का, या जो वर्क है वो बहुत ही आर्डुअस, बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर का, जिसमें फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से मेरा फोटस जो है वो प्रॉपरली डेवलप, नॉर्मल डेवलप नहीं होगा, या फिर मेरी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, या फिर मेरा मिसकैरेज हो सकता है, तो उस केस में वुमेन काम नहीं करेगी उस दौरान। ये पीरियड जानना आपके लिए ज़रूरी है। डिलीवरी की डेट से 6 हफ्ते पहले से 1 महीने पहले, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पीरियड की बात यहां पे हो रही है, उस 6 हफ्ते के पीरियड के दौरान अगर वुमेन ने छुट्टी नहीं ली है तो ऑब्वियसली छुट्टी के बारे में सेक्शन 6 के अंदर मेंशन है, मैं बताऊंगा, तो वो 6 हफ्ते के पीरियड के दौरान भी उस पीरियड के डेफिनेशन में फॉल करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप इसको वैसे कैलकुलेट करें तो मतलब जो एवरेज है जिसमें एक बर्थ हो जाता है एक चाइल्ड का, वो 9 मंथ्स के अराउंड, 8.5 मंथ से 9 मंथ्स के अराउंड रहता है। अब उस केस के अंदर अगर मैं 6 हफ्ते पहले की बात करूं तो 1.5 महीना, और उससे 1 महीने पहले की बात करूं तो ये पूरे 2.5 महीना, डिलीवरी से लगभग 2.5 महीने के आसपास का लास्ट का जो आपका क्वार्टर है उसके रिगार्डिंग ये बात हो रही है, क्योंकि वहां पे वुमेन टू वुमेन डिफर कर सकता है कि कोई वुमेन काम करने की सिचुएशन में है, कोई वुमेन काम करने की सिचुएशन में नहीं है। तो वहां पे अगर वो मांगती है कि छुट्टी करने का, कि मुझे छुट्टी करनी है, तो उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। ये चीज आपके सेक्शन 4 में मेंशन है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सेक्शन 5 से बनाऊंगा और एक दो पार्ट या फिर 3 पार्ट में मैं आपका पूरा एक्ट कवर करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को देखते रहें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको बहुत सारी वीडियोस लॉ की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।